हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं पवन यादव आप सभी का अपने इस प्यारे से क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं और अपने इस प्यारे से परिवार कहा जाए तो जीजीसी या फिर ज्ञान गुरु क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आइए आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। जैसे कि हमने कल पढ़ा था मुगल काल हमने स्टार्ट किया था और मुगल काल में हमने जो प्रारंभ अर्थात मुगल काल का जो संस्थापक था बाबर, देखा बाबर कैसे भारत में एंट्री करता है और बाबर के द्वारा लड़े गए 4 युद्ध जो कि क्रम से हमने पढ़े भी हैं, उनको एक ट्रिक के माध्यम से याद करने के लिए आपको हमने बताया भी है। उसी के आगे अर्थात बाबर के बाद अगला बादशाह कौन बनता है, उसका पुत्र बनता है जिसका नाम होता है हुमायूं। तो आज की जो क्लास होगी वो हमारी हुमायूं पे है। लेकिन हुमायूं से चलने से पहले हमने अभी बाबर की मृत्यु नहीं देखी और बाबर की आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है और भी जो भी थोड़ी बहुत जानकारियाँ हैं बाबर के बारे में उसको हम ख़त्म करके या उसको हम समाप्त करके फिर हुमायूं पे आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग अपनी नोट्स बुक और अपने पेन को हाथ में ले लीजिए ताकि हर चीज़ को आप अच्छे से नोट्स कर सकें। पहली बात देखते हैं, जैसे बाबर के तो हमने 4 आक्रमण बता दिए, 26, 27, 28, 29। उससे पहले भी उसने कुछ किए थे, हमने कल की क्लास में बात की है और हम आपसे ये उम्मीद या आशा रखते हैं कि सारी चीज़ आप अच्छे से विधिवत नोट्स बनाते होंगे और हर चीज़ का रिविजन कर रहे होंगे। उसी के आगे देखते हैं बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र। तो ये जो चीज़ लिखेंगे अभी ये बाबर की ही क्लास में हम लोग सभी लोग नोट्स करेंगे। अभी ये जो कल बाबर पढ़े थे उसी की क्लास में ही अभी ये चीज़ें नोट करेंगे। बाबर के 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों की बात करें कौन कौन से थे, उनके नाम। हुमायूं, इसलिए उनके 4 पुत्रों के नाम हमें जानने आवश्यक है क्योंकि आगे अभी जैसे हम हुमायूं पे आएंगे काम पड़ेगा, फिर इतिहास में उनका जिक्र मिलता है। हुमायूं, कामरान, अस्करी, और हिंदाल, ये बाबर के 4 पुत्र थे। और बाबर मरने से पहले अर्थात तो हुमायूं जो इसका बड़ा लड़का था उसको अपने साथ अभियान पे ले जाता और उससे बातचीत भी किया करता था, बताता था कि जब हमारी डेथ हो जाएगी, हमारी मृत्यु के बाद अगला जो बादशाह बनेंगे वो तो आप बनेंगे, लेकिन अपने भाइयों में आप आपसी युद्ध नहीं लड़ेंगे बल्कि अपने भाइयों को अपने आसपास के क्षेत्र को भी बांट देंगे। तो हुमायूं करता भी वही है, जब हुमायूं अगला बादशाह बनता है तो अपने भाइयों में आसपास के क्षेत्र या सभी में बंटवारा कर देता है कि हाँ उस क्षेत्र का शासन आप संभालेंगे, वहाँ का क्षेत्र का शासन आप संभालेंगे। क्योंकि जो मुगलों का शासन था वो अफगानिस्तान से लेकर हमारे उत्तर भारत कहा जाए बहुत बड़ा क्षेत्र हो चुका था मुगलों का, अफगानिस्तान से लेकर इधर पूरे भारत तक। तो इस तरह से हुमायूं अपने भाइयों में वो क्षेत्र बांटता भी, कौन कौन क्षेत्र देता हम आगे आपको बताते हैं। लेकिन वहीं पे बात करें बाबर की मृत्यु के बारे में। मृत्यु जो हुई थी 1530 ईस्वी में। जब 1530 ईस्वी में हो जाती तो इसका जो मकबरा बनाया गया अर्थात इसका जो कब्र बनाई गई तो पहले से आनन फानन में बहुत जल्दी तो आगरा शहर के आराम बाग में ही दफना दिया गया, लेकिन बाद में फिर उसकी कब्र को खोद कर इसके चुने गए स्थान अर्थात बाबर ने जो अपना स्थान चुना था, अपनी कब्र को चुना था, वो काबुल अर्थात उसके चुने गए स्थान पर उसे ले जाया गया। तो मकबरा के बारे में लिखेंगे क्योंकि आजकल परीक्षा में मकबरा में बहुत पूछता है कि अकबर का मकबरा कहाँ है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है। तो बाबर का मकबरा अगर पहले बात करें, पहले उसे कहाँ दफनाया गया था? आराम बाग में। आराम बाग जो कि कहाँ है? आगरा में। लेकिन वहीं पे बात करें बाद में, जो काबुल, काबुल किसकी राजधानी है आप लोग जानते भी होंगे, अफगानिस्तान। ठीक है, इस तरह से इतनी बात। लेकिन वहीं पे अगली बात लिखेंगे बाबर की आत्मकथा। आत्मकथा का मतलब होता है कि अपने बारे में लिखना, अर्थात बाबर एक प्रकृति प्रेमी भी था। प्रकृति प्रेमी अर्थात बाग बगीचे लगाना या फिर पेड़ पौधे फूल पौधों से इसे बहुत प्यार था, अर्थात बाबर को हम प्रकृति प्रेमी भी कह सकते हैं। तो बाबर ने एक शैली का उत्पादन या जन्मदाता भी माना जाता है। वो कौन सी शैली है?
बाबर को मुबियान नामक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, आगे लिख लेंगे जन्मदाता माना जाता है, आगे लिख लेंगे। लेकिन वहीं पे बात करें बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है, जो कि इसके नाम से ही वो आत्मकथा जानी जाती है जिसका नाम है बाबरनामा। बाबरनामा। लेकिन बाबरनामा पूछ लिया जाता है परीक्षा में, बाबरनामा को किस भाषा में लिखा गया है। तो बाबरनामा को हम बात करें तो तुर्की भाषा, जो कि ये बाबर की मातृभाषा थी, बाबर की मातृभाषा। लेकिन ऐसा नहीं, बाबर और भी भाषाओं को ज्ञाता था। जैसे बाबर को तुर्की भाषा में तो इसने बाबरनामा लिखा है, उसके बाद ये अरबी और फारसी का भी एक अच्छा ज्ञाता था। लेकिन इस बाबरनामा को पूछा जाए फारसी में अनुवाद किसने किया, बाबरनामा को फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया। फारसी में अनुवाद जो करने वाला था अब्दुर्रहीम खाना। इसने क्या किया था, बाबरनामा का अनुवाद फारसी भाषा में किया था। ठीक है, इतनी बात। तो इतनी जानकारी बाबर के बारे में और कल की क्लास में छूट गया था, तो हमने आज की क्लास में देख लिया। बाबर के 4 लड़के हुमायूं, कामरान, अस्करी हिंदाल, 30 में इसकी मृत्यु, इसका मकबरा हमने देखा। उसके बाद इसे किस नामक पद शैली का, मुबियान नामक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। ये एक प्रकृत प्रेमी भी था। और बाबरनामा जो लिखी गई तुर्की भाषा में और फारसी में अनुवाद किसने किया, अब्दुर्रहीम खाना। अब देखते हैं अगला बादशाह या मुगल काल का अगला बादशाह अर्थात दूसरा बादशाह कौन बनता है, हुमायूं, बाबर का बड़ा लड़का। आइए देखते हैं हुमायूं के बारे में। सेकंड नंबर का बादशाह होता है हुमायूं की बात करें तो इसके जो शासन काल का वर्णन है वो 30 से लेकर 40 तक, लेकिन फिर 40 के बाद ही कुछ लगभग 15 साल गायब रहता है। फिर दूसरा शासन काल जो मिलता है वो 55 से लेकर 1555 लिखेंगे यहाँ पर, छप्पन ईस्वी तक। इस तरह से बाबर का शासनकाल 2 भागों में डिवाइड है, एक तो 30 से लेकर 40 तक और फिर दूसरा 15 से लेकर अर्थात 55 से लेकर 56 तक। 15 साल कहाँ पे था, फिर 15 साल दिल्ली पर राज किसने किया, तो 15 साल जो दिल्ली पर राज किया वो सूर्यवंश ने, अर्थात आपने नाम सुना होगा इतिहास में शेरशाह सूरी। तो 15 साल शेरशाह सूरी, फिर उसके वंशजों ने शासन किया। हुमायूं पूरी तरह दिल्ली छोड़कर कुछ दिन के लिए सिंध या फिर अफगानिस्तान की ओर भाग जाता है, ईरान इराक चला जाता है। किस वजह से, आगे अभी जानेंगे आप किस वजह से। इसके जन्म की बात करें, हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में। पिता का नाम आप जानते हैं, बाबर। लेकिन इसने पहला काम ये किया था, जैसे इसके पिता अर्थात बाबर ने समझाया था कि अपने भाइयों में अपना क्षेत्र बांट देना, तो इसने क्षेत्र बांटा भी, अर्थात अपने भाइयों में लड़ाई झगड़े नहीं किए, अर्थात उन सबको बराबर क्षेत्र दे दिया। जैसे कि हुमायूं की बात करें, यानी स्वयं क्या बन जाता है, स्वयं तो दिल्ली का बादशाह बनता है। दिल्ली का बादशाह स्वयं बन जाता है। लेकिन वहीं पर कामरान की बात करें, कामरान को कौन सा क्षेत्र देता है, काबुल और कंधार।
क्योंकि हमने इतिहास में ऐसे भी शासक देखे जो अपने भाइयों की हत्या कर कर अर्थात सिंहासन प्राप्त किए, लेकिन इस बादशाह ने ऐसा नहीं किया, जो कि बाद में एक खतरा भी बना। लेकिन इसने अपने पिता के अनुसार ही काम किया, कामरान, काबुल और कंधार दिया। वहीं पर अस्करी को जो क्षेत्र दिया था वो संभल और एक लड़का और बचता है हिंदाल। हिंदाल को जो क्षेत्र दिया था वो अलवर अर्थात राजस्थान की तरफ, और मेवाड़ का क्षेत्र। इतना क्षेत्र कौन देता है? हुमायूं, अर्थात अपने भाइयों में अपने क्षेत्र का वितरित या अपने क्षेत्र को बांट देता है। तो वो स्वयं बन जाता दिल्ली का बादशाह। कामरान को काबुल कंधार दे देता है, अस्करी को संभल और हिंदाल को अलवर और मेवाड़, अर्थात अपने पिता के कहने अनुसार। आगे आइए देखते हैं हुमायूं के जीवन के बारे में। हुमायूं जो था एक ये ज्योतिष पे बहुत विश्वास करता था। ज्योतिष आप जानते होंगे, और ज्योतिष पे विश्वास करने के कारण ये सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। अर्थात सोमवार को कोई नीला रंग, कहते हैं ना कि इस दिन को ये रंग ज़्यादा शुभ होता है, तो ज्योतिष पे बहुत विश्वास करता था। ये ऐसा बादशाह था। आपसे पूछा भी जा सकता है कि दिल्ली के मुगलों में ऐसा कौन सा बादशाह था जो सप्ताह के 7 दिन अलग रंग के कपड़े पहनता था? तो वो कौन था? हुमायूं था। हर दिन उसी ज्योतिष के अनुसार, हाँ इस दिन को ये रंग का ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो उस अनुसार ये कपड़े चेंज किया करता था, कलर। लिखेंगे ज्योतिष पर विश्वास होने के कारण सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। ठीक है, यानी ज्योतिष पे बहुत इसे विश्वास था कि हाँ इस दिन इस रंग का कपड़ा ज्यादा शुभ होगा, इस वजह से। और दूसरी बात, 1533 ईस्वी में दीन पनाह नामक नगर बसाया था, और एक पुस्तकालय भी थी दीन पनाह, जहाँ से भी बाद में इसकी मृत्यु भी होती है, नामक नगर बसाया था। ये पहली बात। लेकिन अब देखते हैं बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। सबसे पहले तो इसने जो युद्ध लड़े हैं उनको हम अगले पेन से नोट करेंगे जरा। वो सॉरी, बाबर कह रहे हैं, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध। हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध। देखिए, पहला जो युद्ध लड़ा था इसने 1531 ईस्वी में, कौन सा युद्ध? देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध लड़ा था। किनके बीच? एक अफगान थे महमूद लोदी, और हुमायूं के बीच।
पहला युद्ध लड़ा गया इसने अपने जीवन काल में देवरा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। कब? 1531 में महमूद लोदी और हुमायूं के बीच हुआ था। लेकिन अगर विजय की बात करें तो हुमायूं की इसमें विजय होती है, विजय, अर्थात महमूद लोदी हार जाता है। लेकिन अपने जीवन काल में दो ऐसे युद्ध थे, जैसे एक 1539 में लड़ता है, फिर 40 में, और 40 में जो होता है 1540 में, उस युद्ध के बाद इसे अर्थात दिल्ली की बादशाहत छोड़नी पड़ती है। जैसे दूसरा लिखेंगे 1542 ईस्वी में, जिसका क्या नाम है? चौसा का युद्ध। चौसा के युद्ध, ठीक है। चौसा एक आम की प्रजाति भी होती हैं, तो लेकिन वो नहीं आम की प्रजाति, बल्कि यह स्थान का नाम है। चौसा के युद्ध बात करें, ये लड़ा गया था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी को हम अलग क्लास में करेंगे, हो सकेगा तो कल की ही क्लास में ही करेंगे। शेर शाह सूरी, हुमायूं, और इसमें क्या होती है? हुमायूं की हार होती है इस युद्ध में। फिर उसके बाद अगले साल फिर से यही युद्ध और दोनों के बीच ही लड़े जाते हैं। तीसरा युद्ध याद रखेंगे 1540 ईस्वी में। इस युद्ध में, चौसा के युद्ध में, तो शेर शाह सूरी और हुमायूं को पराजय होती है, लेकिन जैसे तैसे हुमायूं दिल्ली की बादशाहत नहीं छोड़ता, अर्थात दिल्ली का बादशाह बना रहता है। लेकिन अगले साल फिर से अटैक होता है और वो केवल स्थान का नाम चेंज हो जाता है, जिसका नाम हो जाता है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। या कन्नौज का युद्ध, ठीक है। लेकिन ये किन के बीच? इन्हीं शेर शाह सूरी और हुमायूं। सेम कंडीशन, हुमायूं किस में क्या होती है? हुमायूं भी इसमें हार होती हैं, अर्थात सेम कंडीशन, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा जाता है युद्ध, और इस युद्ध में भी हुमायूं की हार हो जाती है। और हुमायूं की हार होने के बाद इस बार अर्थात तो हुमायूं को पूरी तरह दिल्ली की बादशाहत छोड़नी पड़ती है, और दिल्ली की बादशाहत यानी कहते हैं अपनी जान बचाने के लिए इस सिंध की तरफ या फिर ईरान इराक की तरफ भाग जाता है। लेकिन वहीं पर एक ये सिंध नदी को पार कर रहा था। जब अपनी नदी को पार कर रहा था तो इससे क्या होता है, ये अर्थात नदी के किनारे पहुँचते पहुँचते फिर लगभग पार कर चुका था, लेकिन डूबने वाला था। तो एक केवट था, फिर एक मल्लाह व्यक्ति था जिसका नाम था निजाम भिश्ती। उसने इसकी जान बचाई, अर्थात नदी में डूबने से बचाया भी, और उस मल्लाह से इसने वादा भी किया, अगर हमके दोबारा दिल्ली के बादशाह बने तो आपको जरूर हम एक दिन का दिल्ली का बादशाह बनाएंगे। अर्थात उस मल्लाह से किसने वादा किया था? हुमायूं ने। और बाद में हुमायूं को बादशाहत मिलती भी है, अर्थात वो 1555 में फिर से दिल्ली का बादशाह बनता है। कुछ दिन के लिए तो भाग जाएगा, अर्थात 15 साल वो दिल्ली से दूर रहेगा, घुमक्कड़ों की तरफ बाहर ईरान इराक की तरफ चला जाता है। लेकिन 1555 में आने के बाद फिर से दिल्ली का बादशाह बनता है, और जिस व्यक्ति को इसने वादा किया था कि एक दिन का हम तुम्हें बादशाह या राजा बनाएंगे, और वो आदमी को वैसे ही करता है। वो आदमी एक दिन राजा बनने के बाद ऐसा काम करता है कि वो थाड़ी यानी कहने मतलब इतिहास में चर्चित हो जाए। तो एक दिन के वो राजा बनने के उपलक्ष्य में ये काम करता है कि चमड़े के सिक्के चलवाता है। तो इस तरह से प्रश्न बनता है, पूछा भी गया है एसएससी की परीक्षाओं में कि एक दिन का बादशाह कौन था जिसने एक दिन की बादशाहत ली और चमड़े के सिक्के चलवाए? तो कौन था? निजाम भिश्ती। ये बात अगले पेज पे लिख लेंगे। कन्नौज युद्ध के बाद हुमायूं दिल्ली छोड़कर भाग जाता है। फिर 15 साल पूरा सूरी वंश शासन करता दिल्ली पर, और ये सूरी वंश क्या था? शेर शाह सूरी कौन थे? इनकी क्लास हम कल करेंगे। हुमायूं भाग जाता है, इसकी जान बचाने का काम किसने किया था? नदी में डूबने से किसने बचाया था? ये बात लिखेंगे। डूबने से बचाया था निजाम भिश्ती। क्या नाम था उस व्यक्ति का? निजाम
और निजाम भिश्ती को ये वादा करता है, प्रॉमिस करता है कि हाँ तुम्हें हम एक दिन का बादशाह बनाएंगे अगर दोबारा हमें दिल्ली की गद्दी मिली तब। तो एक दिन के बादशाह में ये क्या करता है, चमड़े के सिक्के चलवाता है। कि एक दिन के राजा बने हैं तो कुछ ऐसा काम कर दे ताकि इतिहास में हम भी चर्चित हो जाएं। जैसे आप लोगों को अगर एक दिन का राजा बना दिया, एक दिन का राष्ट्रपति, तो आप ऐसा भी चाहेंगे कि हम एक दिन में कुछ ऐसा काम करें ताकि हम भी सुर्खियों में आ जाएं या फिर हमारा कल का इतिहास में जिक्र हो। तो वही काम इस व्यक्ति ने किया था, निजाम भिश्ती ने चमड़े के सिक्के चलवाए थे। लेकिन जब हुमायूं भाग जाता है तो वहाँ पर जाने के बाद 1540 में तो दिल्ली भाग जाता है, लेकिन 41 में अपना निकाह करता है, अर्थात शादी करता है। 41 में निकाह करता है। और निकाह पूछा जाए किससे करता है, तो हिंदाल के एक गुरु थे जो कि इसका भाई था। हिंदाल के एक गुरु वहीं पे जाता, अर्थात उनके गुरु के पास ही रहता। तो उनकी एक पुत्री थी। पहले हिंदाल के गुरु कौन थे, इन गुरु के नाम बात करें तो इनका नाम था सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी, अर्थात इनकी ही पुत्री थी। आप समझ सकते हैं, देख लीजिए इतना लंबा नाम, सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी। कौन थे, हिंदाल के गुरु। और इन्हीं की एक पुत्री थी, इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम है हमीदा बानू बेगम, अर्थात इनसे निकाह करता कौन, हुमायूं। निकाह किनसे करता है, हमीदा बानू बेगम से। और हुमायूं और हमीदा बानू बेगम से ही उत्पन्न पुत्र कौन होता है, अकबर। अर्थात अकबर की माता जी कौन हुई, हमीदा बानू बेगम। और अगर पूछा जाए अकबर के नाना जी कौन है, सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी। इतना बड़ा नाम है, अर्थात ठीक है। तो समझाने का मतलब था कि अर्थात ये किस महिला से शादी करता, तो हमीदा बानू बेगम से करता है। किनकी पुत्री थी, इनकी पुत्री थी। ये कौन थे, हिंदाल के गुरु थे। इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और इन्हीं से उत्पन्न पुत्र कौन होता है बाद में, अकबर। उसके बाद तो ये अपना अर्थात 40 में भाग जाता है, 41 में निकाह करता है। फिर लगभग 55 तक, 1555 अर्थात लगभग 15 साल तक ऐसा ही निर्वासित जीवन जीता रहा। लेकिन उसके बाद अपनी सेना संगठित करता है और कुछ ईरान और इराक के शासकों की मदद लेता है और फिर से दिल्ली को जीतने आता है कि अब फिर से हमें दिल्ली का बादशाह बनना है। जब तक इधर शेर शाह सूरी का अंत हो जाता है, अर्थात शेर शाह सूरी की मृत्यु जो होती है वो 1545 में हो जाती है। अर्थात इसके भाग जाने से 5 साल बाद शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु हो जाने के बाद शेर शाह सूरी अर्थात सूरी वंश में जो भी शासक हुए वो सभी आयोग, इसी का फायदा हुमायूं ने फिर से उठाया। और हुमायूं ने क्या किया, ईरान और इराक के शासकों की मदद ली, वहाँ पर अपना सैन्य बल इकट्ठा किया और फिर से दिल्ली पर चढ़ाई की और शेर शाह सूरी के जो भी वंशज थे उन सबको परास्त किया और फिर से दिल्ली की बादशाहत पा जाता है। लेकिन पूछा जाता है किस युद्ध से, तो वो युद्ध यहाँ पे लिखेंगे। 1555 ईस्वी में एक युद्ध फिर से होता है, सरहिंद का युद्ध। सरहिंद के युद्ध अगर पूछा जाए किन के बीच लड़ा गया, तो ये लड़ा गया शेर शाह सूरी का वंशज था सिकंदर सूरी। और इसमें एक तरफ हुमायूं, इसमें विजय किसकी हुई, हुमायूं की ही विजय हुई। और इस विजय से दिल्ली का बादशाह वो पुनः पा जाता है, अर्थात दिल्ली का बादशाह फिर से बन जाता है। इसका लाभ अर्थात पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में कि हुमायूं दोबारा दिल्ली का बादशाहत या दिल्ली की गद्दी उससे दोबारा किस युद्ध से मिली, तो किस युद्ध से मिली, सरहिंद के युद्ध से वो दोबारा दिल्ली का बादशाह बन सका। इतनी बात याद रखेंगे।
आगे देखते हैं, फिर एक पुस्तकालय थी। अगर उस पुस्तकालय की बात करें, 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होती कैसे हैं, तो लिखेंगे दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। लेकिन उन सीढ़ियों को कहा कैसे जाता है, शेर मंडल नाम था, अर्थात उन सीढ़ियों का नाम शेर मंडल। सीढ़ियों से गिरकर, ठीक है। इस तरह से शेरशाह सूरी का हुमायूं का अंत हो जाता है। दीन पनाह पुस्तकालय थी, शेर मंडल सीढ़ियों से गिरकर। लेकिन इसी की मृत्यु पर एक इतिहासकार लिखता है, जैसे आपको हमने दिल्ली सल्तनत में बताया था, मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु पर इतिहासकार ने क्या लिखा, अंततः उसे प्रजा से और प्रजा को उससे मुक्ति मिली। वो इतिहासकार था बदाऊनी। लेकिन जैसे ही हुमायूं इस तरह सीढ़ियों से गिरकर मरता है, अर्थात इसकी मृत्यु पर एक इतिहासकार जिनका नाम था लेन पूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया भी है। लेन पूल ने क्या लिखा, जिस तरह अर्थात हुमायूं अपने जीवन में लड़खड़ाता रहा, यहाँ भागा वहाँ भागा, 15 साल इधर गया, फिर से दिल्ली का पास, अर्थात अपने जीवन में लड़खड़ाता रहा, ठीक उसी प्रकार इसकी मृत्यु भी लड़खड़ाते हुई हो गई। इसकी मृत्यु पर ये कथन किसने कहा, लेन पूल ने कहा था। क्या कहा था, जिस तरह जीवन में लड़खड़ाता रहा, ठीक उसी प्रकार इसकी मृत्यु लड़खड़ाते हो गई। ये बात याद रखेंगे। इसकी मृत्यु पे लेन पूल ने ये कथन कहा, ठीक है। जिस तरह अपने जीवन में इधर उधर घूमता रहा, ठीक उसी प्रकार इसकी मृत्यु भी हो जाती है। 1556 में इसकी, वहीं पर बात करें इनकी आत्मकथा का क्या नाम है। आत्मकथा की बात करें, हुमायूं नामा नाम से है। हुमायूं नामा, लेकिन इसको लिखा किसने है, गुलबदन बेगम ने लिखा। किसने है, गुलबदन बेगम ने, ठीक है। हुमायूं नामा को, जैसे बाबर नामा को किसने लिखा, तो बाबर स्वयं ने लिखा था। लेकिन इनकी आत्मकथा हुमायूं नामा को किसने लिखा, गुलबदन बेगम ने। तो इतनी बात याद रखेंगे। बाकी आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि और भी अब लगभग हुमायूं समाप्त हो चुके हैं। लेकिन हुमायूं का मकबरा, उसके बारे में जानकारी हम तुम्हें कल के देकर फिर शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में एक नज़र देख लेते हैं। क्योंकि जितना हमारा पढ़ने पे फोकस होना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा अगर हम रिवीजन पर अपने ध्यान नहीं देंगे तो वो फिर हमारे लिए नुकसानदायक, क्योंकि जो भी हम पढ़े वो हमारे सारी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। जैसे हमने आज की क्लास यहाँ से शुरुआत की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। और बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में। मकबरा पहले आगरा के आरामबाग में दफनाया गया, बाद में इसके चुने गए स्थान अर्थात काबुल में। फिर बाबर को मुबियान नामक पद्यशैली का जन्मदाता माना जाता है। आत्मकथा की बात करें, बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई है।
फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना। ये चीज़ हमने देखी। फिर हुमायूं का शासनकाल 30 से लेकर 40 तक, 55 से लेकर 56 अर्थात 2 बार इसका शासनकाल बीच में भाग गया था इस वजह से शेरशाह सूरी के आतंक से। और जन्म की बात करें 1508 में, पिता की बात करें बाबर स्वयं दिल्ली का बादशाह बनता है और अपने भाइयों को भी क्षेत्र देता है, कामरान को काबुल और कंधार, अस्करी को संभल, हिंदाल को अलवर और मेवाड़। और ये ज्योतिष पर भी विश्वास करता था, या ऐसा बादशाह था मुगलों में जो सप्ताह के 7 दिन अलग रंग के कपड़े पहनता था। 1533 ईस्वी में दीन पनाह नामक नगर बसाया था। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों के नाम हमने देखा, देवरा के युद्ध, महमूद लोदी, हुमायूं की विजय। फिर 40 में चौसा के युद्ध, शेरशाह सूरी और हुमायूं की हार इसमें भी, बिलग्राम कन्नौज, इन्हीं दोनों के बीच, और हुमायूं की हार होती है और हुमायूं अंततः भाग जाता है। और भागने बाद कहाँ जाता है? यहाँ पर हमने देखा था, हाँ भाग जाता है। भागने बाद नरबी में डूबने से किसने बचाया था? निजाम भिस्ते। और एक दिन के लिए इसे बादशाह भी बनाते हैं और एक दिन में कौन सा काम करता है? चमड़े के सिक्के चलवाता है। फिर 41 में निकाह करता है। हिंदाल के एक गुरु थे सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी, उनकी पुत्री थी हमीदा बानू बेगम। उन्हीं से उत्पन्न कौन सा पुत्र होता है? अकबर, जिसको हम परसों की क्लास में देखेंगे। फिर उसके बाद सरहिंद का युद्ध, जिससे ये दोबारा दिल्ली का बादशाहत पाता है सिकंदर सूरी और हुमायूं की विजय के बाद। लेकिन इसकी मृत्यु जो हुई थी वो बहुत पूछा जाता है, किस पुस्तकालय से गिरकर? दीन पनाह नामक पुस्तकालय से गिरकर। इस शेर मंडल सीढ़ियों से लड़खड़ा कर गिर जाता है। फिर इसकी मृत्यु पे एक इतिहासकार लिखते हैं लेन पूल, जिसका नाम था जिस तरह जीवन में लड़खड़ाता रहा ठीक उसी प्रकार इसकी मृत्यु भी लड़खड़ाते हो गए, जो कि सत्य बात भी थी। आत्मकथा की बात करें, हुमायूं नामा इसकी आत्मकथा का नाम है और लिखने वाली राइटर कौन है? गुलबदन बेगम। बाकी इसके मकबरा की क्लास और शेरशाह सूरी की क्लास हम कल देखेंगे। फिर उसके बाद अकबर, अगला बादशाह, क्योंकि 15 साल सूरी वंश के बारे में पढ़ेंगे कि 15 साल सूरी वंश में क्या क्या रहा। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी? उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगे। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, एक दिन हम सारी चीज़ें आपका इतिहास, अभी तो हमारी 13 क्लास हो चुकी है इतिहास में। जो साथी इससे पहले क्लास नहीं करे वो बेशक प्लेलिस्ट बनी है इतिहास के नाम से, वहाँ पर जाकर वो सारी क्लासें आप कर सकते हैं। और हर चीज़ को पढ़ते चलिए एकदम मन से। जाहिर सी बात, जिस दिन हम पूरी थ्योरी वाइज कंप्लीट कर लें फिर आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे, सारी चीज़ें इनका रिवीजन भी कराएंगे, तब तक आप अपने मन से रिवाइज करते रहिए। फिर आज की क्लास यहीं तक। बाकी अपना ख्याल रखना, मस्त रहना, खुश रहना। मिलेंगे कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।